नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का। अ, दिल्ली में जो धमाका हुआ है लाल किले के सामने, उसमें न सिर्फ दिल्ली के लोगों की जान गई, उस धमाके में लोगों की जान गई, लोग जख्मी हुए, बल्कि उसने लोगों की चेतना को भी स्तब्ध कर दिया है, हिला के रख दिया है। क्योंकि लगभग 14 साल के अंतराल के बाद देश की राजधानी के दिल में इतना बड़ा धमाका हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें लोगों की जानें गई हैं ये तेज और मत बोलो। जिसमें लोग जख्मी हुए हैं। तो वो जो जख्म है, वो सिर्फ जिस्म पर नहीं है, वो लोगों के ज़हन पर भी लगे हुए हैं, जो देश के बारे में, समाज के बारे में ज़रा भी चिंता रखते हैं, ख्याल रखते हैं। कौन है ये लोग जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं? चाहते क्या थे? इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है, ये कैसे संभव हुआ? इतने बड़ी मात्रा में हथियार, बारूद, टाइमर्स हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए, एनसीआर के क्षेत्र में दाखिल हुए, आखिर कैसे? ये और क्या-क्या कर सकते थे और क्या जो हुआ है वो पर्याप्त है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ था उमेश कुमार सिंह साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं और एसटीएफ और एटीएस में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का भी बहुत गहरा अनुभव रखते हैं, बहुत बड़ा अनुभव, लंबा अनुभव रखते हैं और वो हमें बताएंगे और अपने अनुभव से समझाएंगे कि इस घटना से हम लोग कितने सचेत रहे, कितने सतर्क रहे और इस घटना के मायने क्या है भारत के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। स्वागत है सर आपका। आ, पहला तो सवाल सर मेरे जहन में जो आ रहा है वो यही है कि 3000 केजी पुलिस कह रही है कि उसको एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए हैं। 3000 केजी सर। आ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि अभी अभी त्योहार का सीजन गुजरा है, अभी अभी, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो ठीक से अभी गुजरा भी नहीं है और शादियों, फंक्शंस का जो लगन होती है, जो मुहूर्त होता है, वो बस अभी शुरू ही हुआ है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर होगी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर होंगी, खासकर जो घटना हुई थी कश्मीर में और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। फिर इतनी बड़ी मात्रा में, आप अंदाजा लगाइए, 3000 केजीज, तो बहुत बड़ी मात्रा हुई। ये कैसे हो गया, यहाँ पर कैसे पहुंच गया? मैं इसका जवाब दूं। हाँ सर, बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग अभी तक जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में जी। अगर बात करें तो हमने जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ या और जगह हुआ तो हमने एक तरह से डायरेक्ट एक्शन लेकर के और हमने ऑपरेशंस किए और देश की सीमा के बाहर भी हमने सफलता पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी में हम अभी भी कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। हमारी जो भी हम्म। सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, एक तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो उतनी सटीक नहीं बैठ रही है और दूसरी बात, इतनी बड़ी मात्रा में इस विस्फोटक का देश के अंदर आना, ये भी एक बहुत ही खतरे का बड़ा सूचक है। क्योंकि हम अगर हम्म। एयरपोर्ट्स के माध्यम से जाते हैं, तो इमिग्रेशन है और तमाम सारी एजेंसीज़ हैं जो हमें वहाँ पे चेक करती हैं, सब जाँच करती हैं और हमारा एक-एक सामान जाँच होके जाता है। लेकिन हमारी जो देश की सीमाएँ हैं, वो इसका मतलब अभी भी पोरस है, जिसके थ्रू फ़िल्ट्रेशन हो रहा है और ये सब चीज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो हमें ज़्यादा हम्म। ज़रूरत है हमारे देश की सीमाओं को और मजबूती से सघन चेकिंग करने के लिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को आने-जाने से रोकने के लिए, जो हमारी देश की सीमा से लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि नेपाल के रास्ते या जम्मू कश्मीर के रास्ते जो भी आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ पे अभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम इनको चेक कर सकें। तो निश्चित रूप से ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमको सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें अपना इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम और मजबूत करना पड़ेगा। अब सर वो कैसे होगा सर? क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरा ख्याल है शायद अप्रैल, हाँ, अप्रैल के आखिर में वो दर्दनाक, वो विभत्स घटना हुई थी जिसमें आर्म जो टेररिस्ट थे वो एक टूरिस्ट स्पॉट पर आते हैं, लोगों से उनका धर्म पूछते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और अ, उसके बाद हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अब पूरी दुनिया में इस बात को हम रखते हैं कि भाई, अ, ये इस तरह की आतंकी गतिविधियां हमारे देश में पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, फैला रहा है। फिर इसके साथ साथ हमारा फर्ज था
और एकदम स्वाभाविक है कि हम हर एक चीज फूल प्रूफ कर देते, हर एक चीज एयर टाइट कर देते, अगर इसको बहुत आम जबान में कहें तो। फिर भी नहीं हुआ, और वो लोग एनसीआर में हुए, इतना बड़ा मॉड्यूल चला रहे हैं, जैसा कि पुलिस क्लेम कर रही है। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनमें से डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मतलब वहां पे अध्यापन का कार्य कर रहे थे। कुछ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स से, सहारनपुर से भी एक गिरफ्तारी हुई है यूपी के। मेरा सवाल यह है, और हर कॉमन सिटीजन का सवाल यह है सर, कि ये इंटेलिजेंस फेलियर कई लेवल पे है। एक तो हम उन लोगों को स्कैन करने में, समझ पाने में विफल रहे, और दूसरा इस तरह की चीजें भारत के अंदर दाखिल हो गई, दिल्ली एनसीआर में दाखिल हो गई। तो ये 2 लेवल पर असफलता है सर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनसीआर में आना अपने आप में, अगर एनसीआर और दिल्ली में आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ रहेगा? जी। दूसरी बात, आतंकवादियों को भी अगर कुछ करना है तो उन्हें ऐसी जगह करना है जहाँ पे उनका इम्पैक्ट पड़े। अगर वो देवरिया जिले में आकर के या गोरखपुर जिले में आकर के विस्फोट करेंगे तो उसका कोई बहुत असर नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में करना उनके लिए ये इस बात को दिखाता है कि वो बज़िद हैं कि वो जहाँ मन चाहेगा वहाँ कर लेंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कुछ हो हम्म। जाता है, उसकी हम दवा खाते हैं, फिर ठीक होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें इस रोग की हमें तकलीफ है, ये हमें बीमारी हो सकती है, अगर हमारे घुटने में दर्द है तो हमें प्रिवेंशन लेना होगा, अगर हमारा पेट खराब है तो हमें दवा खानी पड़ेगी, हमें परहेज़ी खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमारे आतंकवाद की समस्या है, तो हमें निश्चित रूप से अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करनी होगी और ऐसे लोगों को लगाना होगा और ऐसी चीज़ें यहाँ पे लगानी होंगी जो जिस तरह से अमेरिका में 2011 के बाद से आज तक नहीं हुआ, उस तरह की कुछ चीज़ें हमें अपने यहाँ भी अमल में लानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम सफल होंगे और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी तभी मजबूत हो पाएगी। अन्यथा इस तरह के हादसे होते रहेंगे और होने के बाद से फिर हम उसका इलाज करते रहेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हमारी सरकारी एजेंसियों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि होने के बाद से पहले ही होने के पहले हम अगर ध्यान दें, तो ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं और फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा कि हम इनको कैसे रोक सकें। इसके बहुत सारे तरीके हैं और उस पे विचार भी मेरे ख्याल में सरकार कर रही होगी, लोग कर रहे होंगे कि कैसे करें। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से उनकी इस योजना में वो सफल हो जा रहे हैं और हमारी कहीं न कहीं चूक साबित हो रही है, जिससे कि ये हमले लगातार हो रहे हैं और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। एक तो सर आपने कहा कि चूक हो रही है, और ये सबको दिख रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पहलू इस बात का यह है सर कि पढ़े लिखे एमबीबीएस, एमडी, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो कट्टरपंथी लोगों को या भड़काऊ लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं, और इस तरह के टेरर, इस तरह सिग्नल्स चले की गए। बात है, और सारे लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। जी, बिल्कुल आप देखें कि पहले ये होता था कि इस तरह के कार्यों को अनपढ़ आदमी कर रहा है, जिनकी समझ नहीं है और ये कह कर के हम लोग अपना मन चला रहे थे कि जो पढ़ा-लिखा तबका है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब स्पष्ट है कि उनका पढ़ा-लिखा तबका भी मैं आपको बता दूँ कि जब मैं एटीएस में था, ये बात मैं 2000 8, 9, 10, 11 की बात बता रहा हूँ, जिस समय कि बनारस में, लखनऊ में, बाराबंकी में धमाके हुए और उसके बाद से उसमें गिरफ्तारियाँ हुई, फिर दिल्ली कांड हुआ था जिसमें कि एक इंस्पेक्टर साहब मारे भी गए थे। तो एक डॉक्टर शहनवाज़ था जिसकी कि गिरफ्तारी की गई थी बाद में, वो भी चिन्हित हुआ था जो लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में काम करता था, मऊ का रहने वाला था, वो भी डॉक्टर था। जी। तो ये बात बार-बार सामने आ रही है कि इनमें पढ़े-लिखा तबका शामिल है और बहुत ही टेक्निकली साउंड कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इस तरह के लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये हम इसे ब्रेन वॉश मौलवी जी का तो नहीं कहेंगे। ये उनकी विचारधारा में हम्म। ही ऐसा शामिल हो गया है कि उनको लग रहा है कि भारत उनका दुश्मन है और वो किसी भी तबके का आदमी, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे ना पढ़ा-लिखा हो, वो जिस तरह के आदमी को भी वो चाहते हैं, वो लोग अपने यहाँ रिक्रूट कर लेते हैं और उनका ब्रेन वॉश क्या कहेंगे, बल्कि वो तो ब्रेन वॉश अब लोगों का कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो। उनका पढ़ा-लिखा तबका ऐसा कर रहा है कि जो ये लोगों को महसूस हो कि हम सभी एकजुट हैं, वो लोग सभी एकजुट हैं और ऐसा कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो ये बड़े खतरनाक अब सिग्नल्स हैं, अगर ऐसा होने लगा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि किस कुर्सी पे, किस पद पे बैठा आदमी क्या कर देगा, ये कुछ पता नहीं। अब सर हम किसी धर्म को तो बुरा नहीं कह सकते,
हम किसी धार्मिक विचार को या धार्मिक यहाँ पे चिंतन केवल को तो हम इसके आतंकवादी लिए दोषी संगठन नहीं की ठहरा बात हो रही सकते। है। मैं धर्म से हाँ, मेरा कोई तात्पर्य मेरा नहीं है। धर्म तो सभी अच्छे होते हैं। धर्म ने कभी नहीं सिखाया कि बगल अपने पड़ोसी का गला काटो। मोहम्मद साहब ने भी हाँ, राह चलती महिला जो उन पे कूड़ा फेंकती थी, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब वो बीमार पड़ी हाँ, तो उसको देखने गए। तो कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता है। ये गलत तरीके आप से उस धर्म की बातों को पेश करके और फिर उनको बरगलाया जा रहा है, जिससे कि वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानने लगे। चलो थोड़ा आगे चलो। हाँ सर, जी, सिग्नल्स बीच में चले गए थे। तो ये बात बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल। कहीं उनकी सोच में बैठ चुकी है कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है और हिंदुस्तान के लोग भी उनके दुश्मन हैं। तो वो धर्म का सहारा लेकर के इन चीज़ों को कर रहे हैं, जबकि धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं यही कह रहा हूं सर कि ये प्रॉब्लम इसका मतलब बहुत डीप रूटेड है। आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल ये बात मेरे जहन में थी, आपने बिल्कुल अच्छा याद किया, आपने अपने वर्किंग टाइम का जो आपने डॉक्टर शहनवाज की बात की आपने, अभी ये मामला सामने आ गया। अब सर, इसका इलाज सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का चौकन्ना रहना तो नहीं हो सकता। जो बात हम लोग समझ में आ रही है इससे, वो सिर्फ इंटेलिजेंस के चौकन्ना रहने से या इंटीरियर जो सिक्योरिटी है उसके सतर्क रहने से तो इसका इलाज संभव नहीं है। जो अगर ये प्रॉब्लम है तो देश के सामने, आपको क्या लगता है, क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या इसका हल हो और सकता है? सिक्योरिटी के रोक, रोक, अपरेटस रोक। पे, पॉलिटिकल लेवल नहीं, पे, आप सोशल लेवल पे? मेरा ही मानना है कि जो हमारी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, हम्म। उनको भी इस पे ध्यान देना होगा, और ना केवल जो हिंदू ओरिएंटेड हैं या मैं उसको धर्म, फिर वही बात आ जाएगी धर्म की। मैं ये जी, जी। मानूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो अगर साथ आएँगे और ये कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है, हम एकजुट होकर के कर रहे हैं, और जो जो सांप्रदायिकता की बात ला करके यहाँ वोट की राजनीति हो रही है, जो लोगों को बाँटा जा रहा है, अगर इस पे कुठाराघात होगा और सुनियोजित होगा, अगर प्लान्ड तरीके से होगा, तो शायद लंबे अरसे तक इसको करना पड़ेगा। ये 2-4 साल में नहीं होने वाला है। लंबे अरसे तक हम इसको जब करते रहेंगे, तभी जाकर के शायद जो माइंडसेट है, वो नए बच्चों का बदलेगा। जो पुराने लोग हैं, वो तो जैसे हैं अब वैसे बने रहेंगे। उनमें विचार को चेंज कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो जी। नई जनरेशन है, उसको अगर, जैसे आज की जनरेशन, पहले हम लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते थे, एफडीज़ कराते थे या कैश घर पे रखते थे, जेवर घर पे रखते थे। आज की जनरेशन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, बैंक से सीधे माध्यम से पैसा खर्च करना चाहती है। उसी तरह से शायद आने वाले भविष्य में जो नई जनरेशन आए, अगर उनको हम ठीक से उनकी हम परवरिश करेंगे और उनको ठीक से शिक्षा दिया जाएगा और हमारे अंदर के भेदभाव को मिटाया जाएगा, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो शायद हम एक हो सके। लेकिन जो हमारी हम्म। राजनीति है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम का, बहुत बड़ा रोल है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हमें वोट की राजनीति में जाति में बाँट रहा है, संप्रदाय में बाँट रहा है, धर्म में बाँट रहा है, तो हम बँटते जा रहे हैं। और हमारी राजनीतिक पार्टीज़ भी इसका लाभ उठा रही हो। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सारी पार्टीज़ यही काम कर रही हैं। और सा जो टिकट का हम्म। बँटवारा होता है, वो इसी पे होता है, इस क्षेत्र में कौन-सी जाति प्रभावशाली है, उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो जब आज हम्म। की भी डेट में, हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे अंदर ये भावना बनी रहेगी और जाति से हम चिपके रहेंगे, रिजर्वेशन के नाम पे हम लगे रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, और हम ये मानेंगे कि हमारे पुरखे बड़े कष्ट में थे और आज भी हम उसका बदला लेंगे, तो जब तक ये विचारधारा बनी रहेगी, तब तक हम संभव नहीं है कि इस हम संप्रदाय के भाव से हम निकल सकें। कोई भी अब सर राजनीतिक आपने पार्टी में जब इतना साहस नहीं है कि वो इन बिंदुओं पर विचार करके, मेरी भी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ डायरेक्टली बोल सकूं कि ऐसा किया जाए। जाति का नाम सर, हटा दिया लेकिन जाए फिर आपकी होगा क्या शिक्षा से। अगर मैं, जाति का आप ना या जो प्रबुद्ध कायदे से वर्ग तो है, जो देखिए, जिम्मेदार लोग हैं? कायदे से तो आपका रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, आपके नाम के आगे से जाति हटा देनी चाहिए। आपको फॉर्म भरते समय जाति पूछनी ही नहीं चाहिए, धर्म पूछना ही नहीं चाहिए। अगर ये सब होगा तो धीरे-धीरे शायद हमारे मन में ये होगा कि सब हम हम्म। किसी से एक संप्रदाय के या जात के नहीं हैं या धर्म के नहीं हैं, हम भारतीय हैं। जब तक हमारी हम्म। सरकारें इस भावनाओं को नहीं बढ़ाएँगी कि हम भारतीय हैं, हम अभी भी बँटे रहेंगे सवर्ण में और एससी-एसटी में और हिंदू में, मुसलमान में, यादव में, पंडित में, तो मेरे ख्याल में कोई हश्र सुधरने वाला नहीं है, कोई आने वाला भविष्य हमें अच्छा नहीं दिखता है।
सर आपने बहुत बड़ी बात कही, रिमार्क कह दी आपने। असल में जो मेरे दिल में था आपने उसको शब्द दे दिए कि इस व्यवस्था में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई सुधार आ पाएगा। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर है और जिस तरीके से ये उफान मार रहा है, जिस तरीके से ये आपने देखा इसका प्रचंड रूप जो है सामने आ रहा है आजकल, खुलकर इस पर चर्चा हो रही है। पहले तो शायद लोग दबे तरीके से इस पे बात करते थे, लेकिन अब पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, चौराहों पर, जनसभाओं में ये सब खुल के कहा जा रहा है। बल्कि दूसरे जाति समूहों और धर्मों पर खुल के आक्रमण किए जाते हैं राजनीतिक लाभ के लिए। इस तरीके से बटा हुआ देश सर इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर पाएगा? मुझे तो बहुत बड़ा डाउट लगता है। मुझे भी आप जो कह रहे हैं सही लग रहा है कि हम ऐसे में बटे ही रहेंगे और ये घटनाएं होती रहेंगी और इसका लाभ आक्रांता उठाता रहेगा और पहले भी उठाता रहा है। भारत हम्म। में आजादी के पहले जब भारत एक था या नहीं था, हम इतिहास के बहुत डीप स्टडी में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि इसका लाभ हमेशा जो हमारे विदेशी आक्रांता रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे मुसलमान रहे हों, चाहे वो हूण कुषाण रहे हों, सब इसका लाभ उठाते रहे कि हम अपने को बचाने में सफल नहीं रहे। हाँ, हमने उनको अपने में समाहित जरूर कर लिया। एक हम्म। एक एक हिस्ट्री के एक शब्द है एक्लट्रेशन। तो कई सारी जितनी भी हम्म। विदेशी नस्लें आई वो हमारे हिंदू धर्म में समाहित हो गई, लेकिन दो धर्म, एक अंग्रेज और एक मुसलमान, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, ये नहीं समाहित हो पाए और ना हम इनको एकाकार कर पाए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इसमें सफल होते तो शायद ये विडंबना ना होती और ऐसे दुर्दशा हमारी ना होती। हम्म। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि अब हम दोनों ही लेवल पे काम करेंगे। जो पहली बात हमने डिस्कस की, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है या फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या फिर जो और तरीके हमारे पास, उसको मजबूत करना। और दूसरे फ्रंट पर ये जो लंबी लड़ाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है जो हमको लड़नी होगी। और लड़ने से पहले सर, पहले तो हमें जागना होगा। मुझे लगता है पहले तो हमें जागना होगा, पहले तो आम बिल्कुल। लोग जग जाएं, शायद वो हमें अब तब एक लड़ ऐसे पाएंगे। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो जातिगत भावनाओं से, जो धर्मगत भावनाओं से, जो संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठ करके आदमी को ये बताए कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य एक रहने में है, बंटने में नहीं है। अगर बंटोगे तो मरोगे। तो जी चाहे सर, वो हिंदू हो बिल्कुल। चाहे मुसलमान हो, वो एक बने। वो केवल हिंदू होके ना रह जाए, वो केवल मुसलमान होके ना रह जाए, वो भारतीय बने। जी सर, और इसके लिए सभी पक्षों को सोचना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। और आगे भी आपसे जो है, जब भी इस प्रकार का कोई विषय होगा तो जरूर आपसे बात होगी। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो आपका जो ये एक्सपर्टीज है, जो आपका अनुभव है कार्य क्षेत्र का, इसका लाभ हमारे दर्शक या हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुंचे और उनका भी ज्ञान बढ़े। थैंक यू सो मच सर। जी, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।